हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर स्पेशल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शब्द रूपांतरण, और शब्द रूपांतरण में आज हम करने वाले हैं वाच्य। लेक्चर नंबर है हमारा 23। इट मीन्स हम इससे पहले 22 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम हिंदी के ख़त्म कर चुके हैं। तो आई होप आप सब लोगों ने वो टॉपिक्स भी रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज हम लोग वाच्य करने वाले हैं। देखते हैं वाच्य क्या होता है। चलिए, वाच्य क्या है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त होता है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। यानी जो हम क्रिया प्रयोग कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, अपने वाक्य में, उसका रूप जिसके अनुसार परिवर्तित होगा, किसके अनुसार, या तो कर्ता के अनुसार, या कर्म के अनुसार, या भाव के अनुसार। तो जिसके अनुसार उसका प्रयोग होने वाला है, या जिसके अनुसार क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है, इसका जो बोध कराते हैं उनको हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, उनको हम वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी जब हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज की थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। देखिए, मैंने आपसे कहा था हर लाइन में से हमने क्वेश्चन ढूंढे हैं आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए, एक छोटी सी लाइन है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन क्या था, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होता है कर्ता, यानी कर्ता जब किसी काम को करता है और उस काम का सीधा संबंध उस कर्ता से होता है, या जो क्रिया चेंज होगी वो लिंग वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाएगी, उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, यानी जो भी क्रिया हो रही है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध सीधे कर्ता से है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यानी क्रिया में जो भी लिंग और वचन प्रयोग किया जा रहा है, क्रिया जिस लिंग और वचन में प्रयोग की जा रही है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग की जा रही है, तब उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग। दूध पीता है, तो ये जो पीता है इसका संबंध दूध से नहीं है, इसका संबंध लड़के से है। लड़का पुल्लिंग में यूज किया गया है, लड़का पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो क्रिया भी प्रयोग की गई है वो किसमें प्रयोग की गई है? वो भी पुल्लिंग में प्रयोग की गई है। समझ में आया क्या हुआ? मतलब जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि कर्तवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, यानी कर्ता जिस रूप में लिखा जाएगा उसी रूप में क्रिया भी लिखी जाएगी। तो यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग है, इसीलिए जो क्रिया प्रयोग की गई वो भी पुल्लिंग में प्रयोग की गई। यहाँ देखिए, लड़कियां, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी कैसी प्रयोग की गई है? स्त्रीलिंग में प्रयोग की गई है। पीती हैं, लड़कियां दूध पीती हैं। दूध से तो संबंध नहीं है ना इसका, है ना, दूध से संबंध नहीं है, तो क्या होगा? लड़कियां दूध पीती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। प्रथम वाक्य में पीता है जो लड़के से संबंध है, और दूसरे वाक्य में पीती है जो लड़कियों से संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। अब क्रियाकर्ता लड़कियों के अनुसार स्त्रीलिंग बहुवचन की है। विशेष आदरार्थ आप, जो आप शब्द होता है वो बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए हो या पुल्लिंग के लिए हो। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, आप जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम हम किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि या तो ये एक वचन हो सकता है या ये बहुवचन हो सकता है। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये हम आप एक वचन के लिए प्रयोग किया है या बहुवचन के लिए प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये एक आदरार्थ शब्द है, यानी किसी को आदर देने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कर्मवाच्य।
जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, यानी अभी तो कर्ता से था क्रिया का संबंध, अब किससे है, अब कर्म से है। अर्थात जो क्रिया हम प्रयोग करेंगे या क्रिया के लिंग वचन या कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, जो क्रिया का लिंग होगा, जो क्रिया का वचन होगा, वो कर्ता से रिलेट नहीं होगा, वो किससे रिलेट होगा, अब वो कर्म से रिलेट होगा। यानी किस पर डिपेंड करेगा, वो कर्म पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कैसे, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का होता है। क्यों होता है भाई सकर्मक क्रियाओं का? सकर्मक क्रियाओं का कर्मवाच्य इसीलिए होता है क्योंकि सकर्मक क्रियाओं में ही कर्म होता है, अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है ना। अभी पढ़ा था ना, जब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़े थे तब कर्म और कर्ता पढ़ा था। तो कर्मवाच्य किस में होता है, कर्म किस में होता है, सकर्मक क्रियाओं में होता है। और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, वहां पर कर्म से होता है। तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य में क्या होगा, क्रिया का जो संबंध होगा वो कर्म से होगा। यानी जो कर्म जिस रूप में प्रयोग किया जाएगा, क्रिया उसी रूप में प्रयोग की जाएगी। जैसे राम ने चाय पी। अब देखिए, राम तो हो गया कर्ता, यहां पर कर्ता से कोई संबंध नहीं है। चाय क्या है, चाय स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जो क्रिया प्रयोग की गई वो भी कैसी प्रयोग की गई, वो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग की गई है, चाय और पी। तो यहाँ पर राम से तो रिलेट नहीं किया गया पी को। अगर राम से रिलेट किया जाता तो वो कर्तवाची बन जाता और राम ने चाय पिया ऐसे बन जाता, लेकिन वो गलत होता। यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या है, चाय से रिलेट किया गया पी को। ऐसे ही सीता ने दूध, दूध क्या है, देखिए पुल्लिंग है और क्रिया क्या लगी इसके लिए, पिया। क्या लगी दूध के लिए क्रिया, पिया। तो किससे रिलेट हो गई है, कर्म से। सीता ने दूध पिया है ना, तो सीता हो गया कर्ता, क्या पिया सीता ने, दूध पिया, यानी ये कर्म है। और क्रिया क्या है, पिया। किससे रिलेट किया इसको, दूध से रिलेट किया। ठीक है, उसी तरीके से एक दो शब्द और हम कह सकते हैं कि मोहन ने रोटी खाई। देखिए रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो खाई भी क्या है, ये भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। यानी जो क्रिया है वो किससे रिलेट की गई है, कर्म से रिलेट की गई है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। जब हमारी क्रिया कर्ता के ऊपर डिपेंड करती है तब वो कर्तवाच्य होता है। जब हमारी क्रिया कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कर्म को देखकर बदलती है, तब वो कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्ता रहित कर्मवाच्य। ऐसे कर्मवाच्य जिनमें कर्ता नहीं होता। ठीक है, उसके लिए क्या है, कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी जो कर्म होता है उसी को कर्ता की तरह प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था। तो देखिए यहाँ पर अध्ययन क्या है, क्रिया है, और मैच चल रहा था, ये भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रिया पद के गठन में आ, ई, ए मुख्य धातु में न जुड़कर उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु में जुड़ते हैं। यानी जो आ है, ई है और ए है वो मुख्य धातु में नहीं जुड़ेंगे। धातु मतलब क्रिया, मुख्य क्रिया में नहीं जुड़ेंगे, वो किस में जुड़ेंगे, सहायक क्रिया में जुड़ेंगे, सहायक धातु में जुड़ेंगे। जैसे एंथनी की घड़ी चुरा ली गई, चोर पकड़ लिए गए। यहाँ पर देखो चुरा और ली यहाँ पर जोड़ दिया। चोर, पकड़ क्या है, मुख्य धातु है। ठीक है, पकड़ क्या है, मुख्य धातु है, लेकिन पकड़ में तो ए नहीं जोड़ा, यहाँ पर किस में जोड़ा, लिए में जोड़ा है ए, है ना। समझ में आ गया। कर्ता रहित कर्मवाच्य में क्या होता है, आ, ई, ए जो होते हैं वो मुख्य धातु में न जुड़कर उसके तुरंत बाद जो सहायक क्रिया है, जो सहायक क्रिया है उसमें जुड़ते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कर्ता रहित कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार। यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का प्रयोग ना तो कर्ता के अनुसार होता है न कर्म के अनुसार होता है, बल्कि
असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है। जब इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी क्रिया, या क्रिया का रूप जब इन दोनों के ऊपर, किसके ऊपर, ना तो कर्ता के ऊपर ना कर्म के ऊपर, दोनों में से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तब हम उसको बोलेंगे भाववाच्य। ठीक है, जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। भाई यहाँ पर देखिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ना तो ये कर्ता के ऊपर डिपेंड है, ना ये क्रिया के ऊपर डिपेंड है। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब भाववाच्य हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिया ना तो कर्ता के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना ये कर्म के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन और भूतकाल की होगी। यानी अगर कर्ता है भी और क्रिया सकर्मक भी है, उसमें कर्म भी है, तो भी जो क्रिया है वो कैसे यूज होगी, हमेशा पुल्लिंग होगी क्रिया, अन्य पुरुष में होगी, एक वचन में होगी और भूतकाल में होगी। कैसे, जैसे रावण ने राम को मारा, या हम कह सकते हैं रावण के द्वारा राम को मारा गया। ठीक है, राम के द्वारा रावण मारा गया। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, तो लड़कियों द्वारा लड़कों को पीटा गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, है ना। ठीक है, भाववाच्य में क्या होगा, ना तो कर्ता पर डिपेंड करेगी ना कर्म पे डिपेंड करेगी। तो राम के द्वारा रावण मारा गया या लड़कियों द्वारा लड़कों को पीटा गया, ये क्या हो गया, ये हमारा भाववाच्य हो गया। इसमें जो क्रिया है वो सदैव कैसी है, पुल्लिंग। देखिए, क्रिया पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है और भूतकाल भी है। ये सारे हमारे ऑप्शंस को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर पीटा, पीटा क्या है, पुल्लिंग में है, अन्य पुरुष भी है, एक वचन भी है और भूतकाल भी है। ठीक है, तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य बन गया, ये भाववाच्य बन गया। यहाँ पर ना तो क्रिया राम के ऊपर डिपेंड की, ना क्रिया रावण के ऊपर डिपेंड की, ये अपने आप अलग से अपने ही ऊपर डिपेंड है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तब वहां पर क्या होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। नेक्स्ट देखिए, अब है वाच्य परिवर्तन करना। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, सबसे पहले हमने यही बताया था, जबकि कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, अतः किसी वाक्य को कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गौड़ बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, यानी किसी भी वाक्य को अगर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो हमें क्या करना होगा, कर्ता को प्रधानता न देकर कर्म को प्रधानता देनी होगी। ठीक, कर्ता की गौड़ स्थिति भी दो प्रकार की हो सकती है। एक, कर्ता को करण कारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर उसके साथ से के द्वारा आदि विभक्तियां लगाकर, या दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप कर दिया जाए। या तो कैसे कैसे कर्ता से कर्म वाच्य में बदल सकते हैं, या तो से के द्वारा लगाकर, सेंटेंस में से के द्वारा लगाकर, या फिर कर्ता का लोप भी कर दिया जाए। ठीक है, अब कैसे कर दिया जाए वो आगे देख लेते हैं। जैसे राम पत्र लिखेगा, देखिए राम पत्र लिखेगा, यहाँ पर ये जो राम है और ये जो लिखेगा ये इस कर्ता के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में बनाना है, तो कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे इसको, राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा, राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर लिखेगा किसके ऊपर डिपेंड था, राम के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है वो पत्र कर्म है, यहाँ पर लिखा जाएगा, पत्र लिखा जाएगा, तो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, ये कर्म के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो क्रिया है वो कर्म के ऊपर डिपेंड है, यानी पत्र यहाँ पर पुल्लिंग है, पत्र यहाँ पर पुल्लिंग है, तो लिखा जाएगा भी क्या है, ये भी यहाँ पर
पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो कलाकार गढ़ता है यानी पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग है, लेकिन कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। अब मूर्ति यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये कर्म हो गया, है ना, और गढ़ी जाती है ये क्रिया हो गई। तो क्रिया किसके ऊपर डिपेंड है? यहाँ पर क्रिया कर्म के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? कर्म के ऊपर। तो ये कैसा वाक्य बन गया? कर्म वाच्य बन गया। ठीक है, ये कैसा वाच्य था? ये कर्तवाच्य था। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गढ़ता है यानी जो क्रिया है वो किसके ऊपर डिपेंड थी? वो कलाकार। क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, इसीलिए गढ़ता भी पुल्लिंग में। यहाँ पर देखिए, मूर्ति स्त्रीलिंग है, कर्म है, और क्रिया भी कैसी है? स्त्रीलिंग में है। उसी तरीके से वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाएगी, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैं व्यायाम करता हूँ, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। समझ में आ गया? कर्ता से कर्मवाच्य में बदलना, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो क्रिया प्रयोग हो रही है उसको कर्म के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तब वो कर्मवाच्य है। अगर हमारी क्रिया कर्ता के ऊपर डिपेंड करती है तो वो कर्तवाच्य है। नेक्स्ट, अब कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुकूल होती है और ना ही कर्म के अनुकूल होती है। ठीक है, अतः कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है, या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता। किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति कब होती है? जब मूल कर्ता सामान्य लोग हों। यानी अगर जो हमारा मूल कर्ता है वो हमारा एक प्रथम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा, उस स्थिति में तो हम कर्ता को नहीं हटा सकते। लेकिन हमारा जो कर्ता है वो सामान्य होगा, यानी अन्य पुरुष होगा, तब हम वहाँ कर्ता को हटा सकते हैं। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती कर्मों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। ठीक है, क्या लगती है? जा। जैसे मैं अब चल नहीं पाता, मैं अब चल नहीं पाता। देखिए, मैं क्या है? सर्वनाम है, पुल्लिंग में यूज़ करते हैं इसको और स्त्रीलिंग में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो सेंटेंस है वो यहाँ पर चल नहीं पाता किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैं के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो कर्तवाच्य हो गया। अब इसको भाववाच्य बनाना है तो क्या बोलेंगे? मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, क्या वाक्य बनेगा? मुझसे अब चला नहीं जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। ठीक है, इसको जब भाववाच्य बनाएंगे तो कैसे? गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो लोग सामान्य हो गया, यहाँ पर लोग का लोप हो गया, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे गा नहीं सकते, वे गा नहीं सकते, तो इसके लिए भाववाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? उनसे गाया नहीं जा सकता। ठीक है, या उनसे गाया नहीं जाता। ये बन गया हमारा भाववाच्य। किससे? कर्तवाच्य से भाववाच्य। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाना। अब अभी तो हमने भाववाच्य बनाना सीखा था, अब हम कर्तवाच्य में सेंटेंस चेंज करना सीखेंगे। कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है ये? उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। द्वारा यानी कर्मवाच्य। ठीक है, कैसे पहचाना हमने? एक तो द्वारा शब्द आ गया है इसमें, दूसरा जो पत्र है वो कर्म है और जाएगा क्रिया पत्र के ऊपर डिपेंड कर रही है। चित्र बनाए गए, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बनाए गए किस पर डिपेंड है? चित्र पर। बोझा ढोया गया किसके ऊपर डिपेंड है? बोझा पर। तो ये कौन से वाक्य हो गए? कर्मवाच्य हो गए। अब कर्मवाच्य को क्या बनाना है? कर्तवाच्य बनाना है। कैसे? उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा तो लिखेंगे वह पत्र लिखेगा। यहाँ पर देखिए वह कर्ता हो गया, लिखेगा किसके ऊपर डिपेंड है? कर्ता के ऊपर। बच्चों ने चित्र बनाए, बच्चों बहुवचन हो गया, क्रिया भी कैसी हो गई? बहुवचन, तो कर्ता के ऊपर डिपेंड हो गई तो कर्तवाच्य बन गया। गधे ने बोझा ढोया, गधे यानी यहाँ सिंगुलर है गधा, गधे ने बोझा ढोया, तो यहाँ पर भी कैसी क्रिया प्रयोग हुई? एक वचन में प्रयोग हुई है। ठीक है, सारे बन गए कर्मवाच्य से।
या भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाना समझ में आ गया। या अब देखिए भाववाच्य से कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस लेते हैं, उससे पत्र लिखा जाता है, उससे पत्र लिखा जाता है, तो इसके लिए भी क्या बन जाएगा, वह पत्र लिखता है। ठीक है, ये बन गया हमारा। ये क्या है, ये कौन सा वाक्य हो गया, भाववाच्य हो गया ये। ठीक है, अब भाववाच्य से क्या बनाया हमने, कर्तवाच्य बना दिया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन केवल इसी तरीके से आता है, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर देंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कोई सेंटेंस आपको दिए जाएंगे 4 और उसमें से पूछा जाएगा बताइए इसमें से कर्मवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है या कर्तवाच्य कौन सा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो आज हमारा वाच्य कंप्लीट हो गया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, इसी तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते रहना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आगे भी लेकर आएंगे। थैंक यू।